नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइज, आज हम आपका लेकर आए हैं CFPPC का सेकंड पार्ट। जैसा कि आपको ध्यान होगा, हमने हमारे YouTube चैनल के ऊपर इसका पहला पार्ट डाला हुआ है और हमने काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जो इस पार्ट में कवर की हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और साथ में हम आज जो सेकंड पार्ट है उसमें वह सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उनके बारे में बात करेंगे जो हमें ज्यादातर हमारे फोन की क्वेरीज में पूछी गई हैं। तो हो सकता है ऐसी काफी सारी इंफॉर्मेशन और क्वेरीज हो, क्योंकि आप समझिए कि ये सब्सिडी काफी बड़े अमाउंट की है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले भी हमारी फर्स्ट वीडियो में कवर किया था। इस सब्सिडी में 5 करोड़ रुपए की आपको ग्रांट मिलने जा रही है। तो ऐसे में एक छोटी सी भी चूक और छोटी सी भी गलती आपकी सब्सिडी को खराब कर सकती है, यानी कि आपका किया कराया सारे काम पे पानी फेर सकती है दोस्तों। और आपको अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी कंसल्टेंसी भी आपको इसके लिए उपलब्ध है। आप नॉमिनल कंसल्टेंसी चार्जेस के साथ में हमें से संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के आगे दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। कि जैसा कि हमने पुरानी जो इन्फॉर्मेशन है हमने बात कर ली है कि हमें 5 करोड़ की सब्सिडी है। 35% जनरल कैटेगरी, अदर कैटेगरी के अंदर 50% है। और साथ में इस फूड प्रोसेसिंग की हमने मशीन्स पे भी बात की थी और काफी सारे सेक्टर्स पे भी बात की थी। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो काफी सारी गहराई और डेप्थ एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं, चाहे वो लैंड की बात हो, चाहे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात हो, या अदर क्राइटेरिया हो, MSME रजिस्ट्रेशन हो। क्योंकि ऐसे कई सारे सवालों के माध्यम से हमारी काफी सारी क्वेरीज हमारे सामने जनरेट हुई हैं। दोस्तों, मैं हूं पीयूष मित्तल और मैं हूं आपका होस्ट। दोस्तों हम बात करते हैं सब्सिडी, गवर्नमेंट फंडिंग और एक्सपोर्ट के ऊपर बात। तो दोस्तों, अगर आप इसमें कोई भी वर्किंग कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे कहीं भी आपको लगता है कि सब्सिडी की संभावना है, तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो या और भी किसी वीडियो के माध्यम से आप काफी कुछ पैसे अपने बचा सकें या कोई सब्सिडी या ग्रांट ले सकें। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी कंप्लायंस की। जैसे कि हम कुछ चीजों के अंदर को ध्यान होगा, एलिजिबिलिटी हमने पहले भी बताई थी, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ चीजें ऐड की हैं। जैसा कि आपको पता है कि MSME, जो स्पेसिफिकली MSME वर्ड है, FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्टार्टअप्स और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो कि फूड प्रोसेसिंग में हो, उन्हीं को ये सब्सिडी मिलेगी। लेकिन बात आपको ध्यान रखनी है अपने MSME रजिस्ट्रेशन की। तो अपना MSME रजिस्ट्रेशन चेक कीजिए। तो जो भी आपके पास उद्यम आधार है उस या MSME है तो उसमें देखिए क्या आपके पास उसमें मैन्युफैक्चरिंग वर्ड डाला हुआ है या सर्विस है। तो मैन्युफैक्चरिंग वर्ड होना जरूरी है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और साथ में एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, तो क्या उनने अपने पास प्रॉपरली उन्होंने रजिस्टर्ड कराया हुआ है, या कंपनीज है तो क्या प्रॉपरली वो अपनी कंपनी एक्ट के सारे कंप्लायंस उन्होंने चेक किए हुए हैं। यानी कि एग्जांपल के तौर पे आपको पता होता है हर प्राइवेट लिमिटेड को साल के अंदर अपने जो भी MGT 7, AOC 4, ADT 1 कंपनी के डायरेक्टर की KYC सभी करानी होती है। क्या आपने करे हैं? नहीं नहीं करे हैं तो अभी पहले करवा के फिर आप एप्लीकेशन लगाइएगा, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन को वहीं पे रोक दिया जाएगा। क्योंकि जो MCA का पोर्टल है उस पर आपकी कंपनी को नॉन एक्टिव दिखाया जाएगा, तो आपकी एप्लीकेशन और आपका लगाया हुआ प्रोजेक्ट का पैसा पूरा खराब जा सकता है। दोस्तों, अगर ऐसी कोई और आपको जानकारी और सुविधा चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बिजनेस कंप्लायंस के लिए। बिजनेस कंप्लायंस के अंदर क्या है, ये सभी रजिस्ट्रेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन पे आपके पास होने चाहिए। पहला GST है, दूसरा FSSAI है, यानी फूड लाइसेंस सेफ्टी स्टैंडर्ड जो अपने ऑफ इंडिया का लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लैंड की ओनरशिप और लीज एग्रीमेंट मिनिमम 15 साल का आपके पास होना चाहिए। या फूड ओनरशिप का जो लाइसेंस है वो आपके पास, सॉरी माफी चाहता हूँ, लैंड ओनरशिप का जो आपके पास है वो खुद के ओनर सेल्फ या किसी फैमिली मेंबर के नाम पे होना चाहिए। या लीज एग्रीमेंट है वो कम से कम 15 साल के लिए आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। तो सो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में है एग्जीक्यूटिव समरी, यानी कि अब आप जो प्रोजेक्ट करेंगे, वहां पे आप जो अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको इन सभी 7 पॉइंटों का ध्यान रखना है। आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसा कि ये जो रिपोर्ट की जो डेटाबेस हमने आपके सामने लेकर आए हैं, यही वो रिपोर्ट है, यही जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पे प्रेजेंट करनी है। पहला है एग्जीक्यूटिव समरी। दोस्तों, एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर जो भी प्रमोटर्स हैं उनके बारे में, जो उसका सेक्टर है, उनका एक्सपीरियंस है, उनकी क्वालिफिकेशन है एग्जीक्यूशन की, उनकी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है, यानी अगर पुरानी एग्जिस्टिंग कंपनी तो उन्होंने क्या इसका एक्सपीरियंस है, और प्रोजेक्ट के आपके ऑब्जेक्टिव आपको इस एग्जीक्यूटिव समरी में मेंशन करने हैं। दूसरा है फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस और फिजिबिलिटी। दोस्तों, इसके अंदर जो भी आप लोन लेंगे उसके बारे में आपको बताना जरूरी है। जैसा कि आपको पता है वहाँ पे एक मिनिमम 13% है कि आपको इतने परसेंट का मिनिमम लोन लेना जरूरी है, बिना लोन की सब्सिडी आपको ये नहीं मिलेगी। तो ऐसे केस में मान के चलिए आप 5 साल या 7 साल हाईएस्ट जो भी आप लोन ले रहे हैं, उतने साल की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसके अंदर आपको किसी भी आप कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, कोई कंसल्टेंट या कोई चार्टेड अकाउंटेंट आपके लिए इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे देगा।
और इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप अटैच करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपका डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, क्योंकि जो आप टर्म लोन लेंगे मशीन का वो DSCR वहाँ से कैलकुलेट किया जाता है। आपका इनकम का रेवेन्यू मॉडल कैसा होगा, या पैसे कैसे कमाने जा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस क्या होगा, आपका पे बैक पीरियड यानी कितने साल में आप अपने जो कॉस्ट है उसको रिकवर कर लेंगे, IR यानी किस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से आप वहाँ पे पैसा कमाने जा रहे हैं, इस सभी एस्पेक्ट को कवर किया जाएगा। दूसरा तीसरा है टेक्निकल एस्पेक्ट। टेक्निकल एस्पेक्ट के अंदर हम बात करें तो जो भी आपकी प्रपोज टेक्नोलॉजी है, यानी कि आप अपने बिजनेस जो टेक्नोलॉजी जो मशीन इनपुट कर रहे हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल, उसका जो प्रोसेस फ्लो है यानी कि किस तरह से आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसका पूरा कंप्लीटली फ्लो चार्ट आपको हमें प्रेजेंट करना है, और आपकी एफिशिएंसी पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मान के चलिए पहले आप अगर 1 लाख किलोग्राम पर आवर प्रोडक्शन कर रहे थे, उस मशीन को लगाने के बाद कितना किलोग्राम का एक्स्ट्रा एनहांसमेंट आपको मिला है। अगला है मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपका कोई टारगेट कस्टमर होता है। उस कस्टमर को लाने के लिए आपको उस बिजनेस के अंदर क्या आप प्रपोज पॉलिसी फॉलो करने वाले हैं, आपका टारगेट कस्टमर कौन है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होगा, आपके चैनल्स कौन है, रॉ मटेरियल का आप जो रॉ मटेरियल आप अपना लाएंगे उसके लिए आपके किस तरह के वेंडर होंगे, कहाँ से आप इसको कलेक्ट करने वाले हैं, तो उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। कि जैसे हमारा जो रॉ मटेरियल है वो मान के चलिए डायरेक्टली हम लोग फार्मर से लेते हैं, या हम लोग कुछ छोटी यूनिट से लेते हैं, या मान के चलिए हमारा शुगर केन है, एनीथिंग जो भी आप बना रहे हैं, राइस मिल है तो राइस के अंदर हो गया, या आप अगर मान के चलिए कि ग्रेडिंग या जिसको आप किसी भी खाद्यान्न पदार्थ की ग्रेडिंग या उसकी सैंपलिंग का काम करें, तो उनमें सभी को आप किस कहाँ से उसको एक्वायर करेंगे, आपका लॉजिस्टिक चैनल्स कौन होंगे, किस तरह ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, सप्लाई चेन कौन है। पर जो आप देखो अगर पुराना काम कर रहे हैं तो काफी कुछ आपके पास इसकी नॉलेज होती है, लेकिन नया काम कर रहे हैं तो ऐसे में आपको किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन के माध्यम से ही से काम करवाना होगा। अगला है एम्प्लॉयमेंट जनरेट। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी सरकार के या किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी सब्सिडी तब देती है जब आप उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट के ऊपर किसी को जॉब देने का बर्डन होता है उसके लिए गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जॉब को क्रिएट करे ताकि उसके माध्यम से उस बर्डन को कम किया जा सके। इसलिए इनका सबसे पहला उद्देश्य होता है, जैसे कि एग्जांपल PMEGP स्कीम भी आपके सामने होती है, तो ऐसे ही यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को आपको बताना है, यानी कि जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपने दिखाए जिनको आप डायरेक्ट कहेंगे हम कि स्किल अनस्किल या सेमी स्किल लेवल, या इसके अलावा हम इनडायरेक्टली कितने लोगों को और अपनी इस इंडस्ट्री से जोड़ रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए किसान हैं, छोटे छोटे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, छोटी कॉर्पोरेट सोसाइटीज हो सकती हैं, या छोटे वेंडर्स हो सकते हैं। आगे चलते हैं एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी कंसिडरेशन। दोस्तों जो वेस्ट मैनेजमेंट होगा, जैसे एग्जांपल मान के चलिए कई बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे वेस्ट निकलता है उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, तो उसके लिए आपकी जो भी यूनिट है वहाँ पे आप किस तरह का ट्रीटमेंट प्लांट या किस तरह का वेस्ट जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपका होगा, उसके बारे में भी आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाना होगा। और लास्ट है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, कि आपकी जो पोटेंशियल रिस्क है, जब हम इसको एग्जाम्पल बात करें कि उनको क्या उसका आप मेजरमेंट करेंगे, यानी कैसे उनको मेजर करेंगे और उनका मिटिगेशन का प्रोसेस क्या होगा। दोस्तों आगे चलते हैं हम फंडिंग एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट और फंडिंग मिक्स। दोस्तों इसके लिए आपको क्लियरली डिफाइन करना होगा कि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, वर्किंग कैपिटल मशीन, जैसे कि हमने पार्ट में इसको हमने ये एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का ही पार्ट है, और बैंक टाइप्स आपने किस बैंक से। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज फंडिंग है, बिना फंडिंग के आप सब्सिडी में नहीं जाना है, पहले फटाफट तुरंत आप अपनी फंडिंग का अरेंजमेंट कीजिए, उसके बाद ही आपको आगे प्रोसेस करना है। दोस्तों लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेडीनेस। तो आपको अपनी जो लैंड के डॉक्यूमेंट है, चाहे अगर लीज पे ली हुई हो चाहे सेल्फ ओन्ड हो, बिल्डिंग प्लान परमिशंस, जैसे कि कई जगह पे आपको NOC की परमिशन है, जैसे कि आप फायर NOC है, या एग्जांपल बात करें तो वहाँ पे आपको कई बार आपको पॉल्यूशन लाइसेंस के लिए भी बात करनी होती है, तो आपके पास सारी परमिशंस को जितना जल्दी हो सकता है तुरंत आप रेडी करके साथ में अप्रूवल में लगाना है। अगला है यूटिलिटी रेडनेस, यानी कि आपके पास जो आपकी पावर कैपेसिटी किलोवाट की हम बात कर रहे हैं, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर की फैसिलिटी है, या जो भी अदर एसेंशियल है वो भी आपको साथ में अटैच करनी है कि यूनिट को प्रॉपर्ली आप रन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। प्रोक्योरमेंट एंड वेंडर सिलेक्शन, हाई क्वालिटी मशीनरी एंड इक्विपमेंट, अवॉइड इंपोर्टेड मशीनरी विदाउट जस्टिफिकेशन, यानी कि आपको इस स्कीम में ध्यान रखना है कि अगर इंपोर्टेड मशीन खरीदने जा रहे हैं तो रुक जाइए, पहले आपको अपना चेक कर लीजिए कि क्या इसका डोमेस्टिक वेंडर्स अवेलेबल हैं, क्या उस मशीन की कॉस्ट जो आप बाहर पे करने जा रहे हैं क्या वो इंडिया के अंदर भी अवेलेबल है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, हाई क्वालिटी मशीन होनी चाहिए, और आपको ध्यान रखना है कि जितने ही अच्छे से आप प्रॉपर्ली इसकी एफिशिएंसी मैनेजमेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे उतना ही यहाँ पे आपको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। टाइमली एप्लीकेशन, दोस्तों ध्यान रखना है 28 तारीख लास्ट डेट है, आपको रेगुलर फॉलोअप्स लेने हैं, सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ओके गाइस, अगली बात करते हैं हम लोग कि
इस एप्लीकेशन की डेडलाइन तो देखिए 28 तारीख डेडलाइन है। आप कोशिश कीजिए इसको 21 यानी मोस्टली 25 तारीख तक आप इसको सबमिट करवा दीजिए। उसके बाद ही आपको इसमें आगे बढ़ना है। ओके गाइस, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोगों ने इसके लिए जो नंबर है वो हम आपको आगे भेज देंगे। और कुछ चीज़ें और हैं यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उनका आपको ध्यान रखना है कि आपको जो सोशल एनवायरमेंटल है या प्रोजेक्ट कॉस्ट है आपका मैच होना चाहिए बैंक के सैंक्शन लेटर से। और इनकम्प्लीट इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट है वो गलत कोई भी पेपर आपको नहीं भेजना है। अगर जैसे कि मैंने कई पेपरों में आपको बताया ये सारी चीज़ें चेक करनी है, आपको आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट का परसेंटेज चेक करना है, आपको अपने वर्किंग्स चेक करनी है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट से क्या है, और फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने इसके अंदर बताई है। डीपीआर स्ट्रांग होनी चाहिए, क्लियर फाइनेंशियल प्लान्स होने चाहिए, लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस होना चाहिए, कंप्लाइंस आपकी होनी चाहिए, सारी चीज़ें। दोस्तों ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।